चैप्टर 3 मनी एज अ चैलेंजेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के किस तरीके के जो एग्ज़ाम में हैं आप डिस्क्राइब करेंगे। एनसीईआरटी सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करेंगे इस चैप्टर के इस वीडियो के अंदर। डिस्क्राइब हाउ द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट इन इंडिया। इंडिया के अंदर अगर हमें पॉवर्टी लाइन का पता करना है, एस्टिमेट करना है, कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कुछ ऐसे सरकम डायमेंशंस हैं जिसके बेस पे हम देखेंगे। कॉमन मेथड क्या है मेज़र करने का पॉवर्टी? इनकम और कंजप्शन, यानी इनकम कितनी है और उसका खर्चा कितना है। इससे फर्स्ट तो इसी से पता चल जाता है कि पॉवर्टी लाइन के लेवल पे वो नीचे है या ऊपर है। अ पर्सन कंसीडर पूल ऑफ इट्स और हर इनकम, यानी उसकी इनकम कितनी है उससे पता चल जाता है कि वो उस लेवल के नीचे अगर आता है तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, एक पॉवर्टी लाइन के नीचे है। मिनिमम लेवल नेसेसरी टू फुलफिल बेसिक नीड्स, एक मिनिमम लेवल है जो सेट कर रखा है। अगर उससे भी नीचे है उसकी इनकम और उसका कंजप्शन तो वो क्या कहलाएगा, वो एक पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा। वाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, लेकिन इंडिया के अंदर जब हम पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसका एक मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट्स है। यानी हम ये चीज़ देखते हैं सबसे पहले कि उसकी क्लॉथिंग, फुटवियर, फ्यूल, लाइट्स, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ये सब कंप्लीट हो रही हैं नहीं हो रही हैं। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और ये डिटरमाइन करता है फॉर सब्सिस्टेंस, यानी उसकी लाइफ को जीवन यापन करने के लिए, उसको सर्वाइव करने के लिए अपनी लाइफ को ये सारी चीज़ें चाहिए। दिस फिजिकल क्वांटिटीज़ आर मल्टीपल बाय देयर प्राइस रुपीज़। दैट मीन जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं क्वांटिटी में कितना चाहिए होता है एक मिनिमम। यानी ऐसे तो अगर हम क्लॉथ का एग्जांपल लें बहुत हाई कॉस्ट का भी आता है, लेकिन सबसे मिनिमम कॉस्ट देखेंगे कि उसकी क्वांटिटी का जो रुपीज़ है उसको क्वांटिटी से प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे। एंड द रिसेंट फार्मूला फूड रिक्वायरमेंट एस्टिमेट ऑफ पॉवर्टी, इसी तरीके से फूड का फार्मूला होता है और उसके बेस पे डिसाइड किया जाता है कि जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या है। और ये बेस ऑन कैलोरीज रिक्वायरमेंट पे होता है। जैसे फूड है, जैसे कि क्लॉथिंग और अदर चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, उसकी क्वांटिटी पे। इसी तरीके से फूड जो बेस है पॉवर्टी लाइन फूड का जो है वो कैलोरीज पे है, क्योंकि रूरल और अर्बन, गांव में और शहर में अलग अलग कैलोरीज चाहिए होती हैं, क्योंकि गांव में ज़्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल वर्क ज़्यादा होता है। तो इसीलिए फूड की रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि अगर गांव में ज़्यादा कैलोरीज़ की ज़रूरत है तो इतना फूड कैलोरीज़ का मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है और डिसाइड किया जाता है कि क्या है पॉवर्टी लाइन। जैसे कि फिगर अगर हम देखें एक फैमिली का, अगर जिसकी लेस देन 1640 पर मंथ है, एक पर्सन की कंसीडर की गई है लिविंग के लिए, तो वो पॉवर्टी लाइन में, अगर इससे नीचे उसकी इनकम है तो वो पॉवर्टी लाइन में आता है। इसी तरीके से पर मंथ में बोला हुआ है कि अर्बन में, ये रूरल का था 640, और ये है जो आप देख रहे हैं पॉवर्टी लाइन का अर्बन एरिया में, यानी कम से कम इतना चाहिए। अब आप देखोगे इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि जो अर्बन है, शहर है, वहाँ थोड़ा सा कॉस्टली मिलती हैं सारी चीज़ें इसीलिए। और अगर कैलोरीज के बेस पे रूरल एरियाज में और यहाँ पे सैलरी में डिफरेंस डिसाइड किया जाता है इनके बेस पे। और अ पर्सन कंज्यूमिंग लेस देन, अगर इससे भी कम कंज्यूम करता है कोई भी पर्सन तो वो कंसीडर किया जाता है कि वो पॉवर्टी लाइन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, डू यू थिंक प्रेजेंट मैथोडोलॉजी ऑफ पॉवर्टी एस्टिमेट अप्रोप्रिएट? क्या ये जो भी हमने पढ़ा है वो क्या ठीक है? नो, क्योंकि प्रेजेंट जो हम मैथोडोलॉजी पॉवर्टी के भी हमने देखा है नॉट अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही नहीं है। बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली बेसिक नीड ऑफ फूड। सिर्फ ये हमें ये बताता है कि मिनिमम बेसिक जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट होती है, जैसे क्लॉथिंग, फ्यूल, फूड, ये सारी बेसिक नीड्स कंप्लीट करते हैं। बट क्वालिटी ऑफ दीज बेसिक नेसेसिटीज़ इन दिस लोवेस्ट क्वालिटी, पर ये भी हो सकता है कि किंतु इसकी क्वालिटी नहीं बताता है कि भाई उसका क्वालिटी कितनी है उसकी आवश्यकताओं की, यानी सबसे ज़्यादा लोवेस्ट क्वालिटी क्या है अवेलेबल, वो इस चीज़ को इग्नोर करता है ये फार्मूला। एंड द अमाउंट विच इज़ फिक्स्ड एज द पॉवर्टी लाइन डज नॉट इंक्लूड द मार्जिन फॉर द कंस्टेंट प्राइस फ्लैक्चुएशंस।
दैट मीन्स अगर जो अमाउंट अभी रखा हुआ है, अगर हम उसको बोलें पॉवर्टी लाइन के लिए फिक्स है वो, तो उसके अंदर जो मार्जिन है प्राइस का जो फ्लैक्चुएशंस है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होता रहता है। तो ये भी एक लिमिटेशंस है। एंड द पॉवर्टी लाइन शुड इंक्लूड सम करेक्शंस फॉर इन्फ्लेशन एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस, क्योंकि मार्केट के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होती है और जो भी इन्फ्लेशन है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम देखें तो पॉवर्टी लाइन नॉट अ फिक्स पाथ, कोई कंस्टेंट प्राइस उसका फिक्स नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ पॉवर्टी लाइन इतनी होनी चाहिए, क्योंकि एज अ टाइम टू टाइम वो चेंज होती रहती है। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है ये मेथोडोलॉजी। और क्योंकि मिनिमम ये सिर्फ रिक्वायरमेंट्स बताता है, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं बताता कि कितना लिविंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है पॉवर्टी लाइन से थोड़े से ऊपर मार्जिन पे अगर किसी की सैलरी है और उसका लिविंग स्टैंडर्ड लो है, तो वो क्या पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ गया। तो कुछ चीज़ें हैं जो डिस्क्राइब नहीं करती हैं। पॉवर्टी ट्रेंड इन इंडिया 1973 की अगर पॉवर्टी लाइन देखें तो उसके डाटा के अकॉर्डिंग आप देखेंगे सब्सटैंशियल डेक्लाइन, पॉवर्टी कम तो हुई है, 45 से 37.2 हुआ है 1993-94 में से 2004-5 में। तो इस टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे पॉवर्टी कम तो हुई है। 22% 2011-12 में और भी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है, लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे पुअर पीपल जो है नंबर भी वो भी कम हुए हैं 73-93 के पीरियड में इतने। और रिडक्शन जो हुई है पुअर की 407 मिलियन था 2004-5 में, लेकिन 2011-12 में 270 हो गया। तो एवरेज एनुअल डिक्लाइन हुआ है 2.2%। अगर हम साल का देखें तो उसमें भी डिक्लाइन हुआ है, रिड्यूस हुई है। और पॉवर्टी रेशियो रिमेन अभी फिर भी बहुत ज़्यादा है। ये सब देखने के बाद भी अभी अर्बन कंपेयर टू अगर आप देखेंगे रूरल में ज़्यादा भी आपको दिखेगी गरीबी, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू। और अभी ये कंटिन्यू है भी, गरीबी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गई है, डेक्लाइन तो हुई है लेकिन फिनिशिंग हुई है। पॉवर्टी लाइन कम डाउन टू लेस देन 20% इन नेक्स्ट फ्यू ईयर। अभी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में आने वाले टाइम में भी समझा जा रहा है कि पॉवर्टी और भी कम होगी, बट अभी पूरी हम कह नहीं सकते कम्प्लीटली फिनिश हो गई है। और क्या मेजर रीज़न है पॉवर्टी इंडिया जो इतनी गरीबी इंडिया में पाई जाती है, तो इसके नंबर ऑफ कॉजेज़ हैं। अगर हम देखें तो हिस्टोरिकल रीज़न भी हैं और इकोनॉमिक लो भी रीज़न है। दोनों रीज़न ही हैं जो कि आप देखेंगे डिपेंड ऑन इकोनॉमिक। कैसे, क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन जो उस टाइम पे था तो लो रेट ऑफ ग्रोथ था हमारी 1918 के टाइम पे, 80s के टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ था, जो लो ग्रोथ था। यानी दिस रिजल्ट ये हुआ कि जॉब अपॉर्चुनिटी कम मिली, लो रेट ऑफ इनकम था। दिस वाज अ कंपेन बाय हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, और ऊपर से पॉपुलेशन की जो ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। एंड द टू कंबाइन टू मेक द ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम वेरी लो। और ये सब के चलते हुए हाँ, जो पर कैपिटा इनकम बहुत लो थी। एंड दूसरा अगर हम देखें हाई पॉवर्टी रेट्स, ह्यूज इनकम इनक्वालिटी, दूसरा रीज़न ये है असमानता, यानी इतना ज़्यादा इनकम में इनक्वालिटी है कि गरीब गरीब होता गया और अमीर अमीर। वन ऑफ द मेजर रीज़न ये भी है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ लैंड का। दूसरा तीसरा रीज़न ये भी देख सकते हैं कि लैंड कहीं जब डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसका तो उसमें भी जो था वो अनइक्वली रहा। किसी को लैंड अब जब डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी तो किसी को ज़्यादा, किसी को कम, किसी को अभी मिली भी नहीं। लैंडलेस लेबर भी बहुत हैं गांव में, रूरल एरिया में। दूसरे रिसोर्सेज भी हैं जो कि रीज़न बनते हैं। डिस्पाइट मैनी पॉलिसीज़, इन सब पॉलिसीज़ के अलावा के बाद भी वी हैव नॉट बीन एबल टू टैकल, अभी हम इसको टैकल नहीं कर पाए हैं इश्यूज़ और ये जो लैंड डिस्ट्रीब्यूट है या अदर रिसोर्सेज हैं मीनिंगफुल मैनर में। तो अभी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं जो हम देख सकते हैं कि पॉवर्टी को फिनिश करना इतना आसान नहीं है। सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप जो है मोस्ट वल्नरेबल पॉवर्टी इन इंडिया में, तो ऐसे रीज़न हैं जो वल्नरेबल ग्रुप के लिए रीज़नेबल हैं पॉवर्टी इंडिया में क्यों है। क्योंकि सोशल ग्रुप आप देखेंगे जो वल्नरेबल पॉवर्टी में आते हैं, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड हो गए, ये लोग पॉवर्टी में आते हैं क्योंकि जब डेवलप हुआ इकोनॉमिक तो ये लोगों के पास वो चीज़ें इतनी सपोर्टली नहीं पहुंच पाई। सिमिलरली इकोनॉमिक ग्रुप में भी आप देखेंगे तो रूरल एग्रीकल्चर या लेबर हैं जो लैंडलेस हैं, और अर्बन कैजुअल लेबर जो शहर में काम करते हैं डेली मजदूरी पे, तो ये इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं और सोशल ग्रुप्स हैं जो कि अभी पॉवर्टी लाइन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल पॉवर्टी ट्रेंड किसे कहते हैं, यानी वर्ल्ड के अंदर पॉवर्टी को किस तरीके से देखा जाता है।
कंट्रीज़ में देखें तो एक्सट्रीम इकोनॉमिक पॉवर्टी देखा जाता है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसके अंदर। तो वर्ल्ड बैंक ये डिसाइड करता है डॉलर पर डे के अकॉर्डिंग, यानी 1.90 के अकॉर्डिंग है, और 28% अभी वो डाउन भी हुआ है। 28 से 21 पे आया है 1990 से 2001 का अगर देखें। और वर्ल्ड बैंक ये डिसाइड करता है कि सभी कंट्रियां जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनकी कितनी ग्रो रेट है, और $1 पर डे का उनका अगर से कम है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो गरीबी रेखा के नीचे कहलाएगा। क्योंकि सबके लिए इक्वल एक एस्टिमेट करने का फॉर्मूला होना चाहिए कंट्रीज़ का। अब कंट्री के अंदर क्या फॉर्मूला है वो उससे मैटर नहीं करता, लेकिन वर्ल्ड के अंदर सबके लिए एक फॉर्मूला वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है और उसके थ्रू बताता है कि कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी गरीबी रेखा के नीचे आ रही है। हैज़ बीन सब्सटेंशियल रिडक्शंस ग्लोबल पॉवर्टी। अगर हम ग्लोबल पॉवर्टी को देखें तो बहुत कम हुआ है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हम देखें रिडक्शन मार्क करें तो रीजनल डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। एरिया आपको इतना अलग अलग मिलेगा जिससे कि इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। पॉवर्टी डेक्लाइन अगर चाइना की देखें तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की रैपिड यानी इकोनॉमिक ग्रो हुआ है और पॉवर्टी कम हुई है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा ह्यूमन रिसोर्सेज पे। क्या कि क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे तो अपने आप ही पॉवर्टी कम होगी, यानी एजुकेशन और हेल्थ पे। द नंबर ऑफ पुअर पीपल इन चाइना में पहले से कम हुए हैं 606 मिलियन से, अब वो 202 मिलियन हुए हैं 2001 में। तो ये तो चाइना का था। इसी तरीके से अगर हम देखें साउथ एशिया में जो दूसरी कंट्रीज़ हैं इसमें रैपिड इतना नहीं हुआ है डेक्लाइन, क्योंकि अभी नंबर ऑफ पुअर तो उनकी परसेंटेज तो कम हुई है, लेकिन इसके बाद भी नंबर ऑफ जो डेक्लाइन होना चाहिए पुअर का मार्जिनली है वो बहुत कम है। जैसे 475 से 428 हुआ है 2001 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ये डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा। रीजनल टू रीजनल हर कंट्री का हर कंट्री से अलग है। डिफरेंट पॉवर्टी लाइन डेफिनेशन है, इसीलिए सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, क्योंकि एरिया अलग है, पॉपुलेशन अलग है, रीजन अलग है। पॉवर्टी इन इंडिया में देखेंगे हायर देन द नेशनल एस्टिमेट्स। अगर हम नेशनल एस्टिमेट का देखें, राष्ट्रीय का जो एस्टिमेट है उसमें इंडिया की पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है। सब सहारन का अफ्रीका में आप देखेंगे तो वहाँ भी 40%, 41% से 46 इन 2001 में है, यानी अभी भी वहाँ पे 50% उन्होंने कंट्रोल करा है, लेकिन फिर भी अभी 46 है। और जो भी अमेरिका है वहाँ तो पहले ही कम थी, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत पॉवर्टी देखने को मिलेगी। रशिया जैसी कंट्री में जहाँ की पहले पॉवर्टी नहीं थी वहाँ भी अभी देखने को मिल रही है पहले से। उनका भी लिविंग जो है वो भी पॉवर्टी के अंदर आ रहा है। तो इसमें आप देखेंगे इंटरनेशनल पॉवर्टी पॉपुलेशंस अकॉर्डिंग पर डे का जो एस्टिमेट करता है वर्ल्ड बैंक, वो देखता है कि पर डे $1 से अगर कम है तो वो पॉवर्टी के नीचे आता है। ये वर्ल्ड बैंक का है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर स्टूडेंट देखें स्ट्रैटेजी गवर्नमेंट की क्या है एलिवेशन करने की, पॉवर्टी को हटाने की, तो इसमें एक तो है इकोनॉमिक ग्रो करना, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रो होगी तो अपने आप ही डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि जो फैक्ट्रीज होंगी, इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो इकोनॉमिक ग्रो अपने आप ही करेगी, तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। और दूसरा तरीका है अलग अलग प्रोग्राम चल के जिनका इकोनॉमिक ग्रो नहीं हो पाया है, जो सोशल ग्रुप रह गए हैं, SC ST OBC, तो उनको भी उनके लिए प्रोग्राम चलाना जिससे कि वो डेवलप कर सकें। तो ये दो तरीके हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ह्यूमन, आप ह्यूमन पॉवर्टी से क्या समझते हैं? तो ह्यूमन पॉवर्टी का मतलब है, यानी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो विद्वान बताते हैं इसका ब्रॉडन मीनिंग कि ह्यूमन पॉवर्टी से क्या है, यानी लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऐसे हैं जो कि अपने आप को फील्ड तो करा रहे हैं, लेकिन क्या उनके पास लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने के लिए चीज़ें हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ यानी रहने के लिए जगह है, शिक्षा है, या हेल्थ है उनके पास, या सेल्फ कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी। तो मतलब फीड के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी हों तो है, यानी ह्यूमन पॉवर्टी को एक मेजर चीज़ माना गया है, ब्रॉडन मीनिंग से जोड़ा गया है। दे नॉट फ्री फॉर कास्ट, क्या वो कास्ट से फ्री हैं? एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं हो रहा उनके साथ? एंड द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड लेबर तो नहीं है, वो अभी भी वैसे कॉमन ही है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि ह्यूमन पॉवर्टी में आते हैं। एंड डिस्क्राइब द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट इन इंडिया, ये
क्वेश्चंस आप देखेंगे तो इसमें पहले कर चुके हैं, लेकिन इसका ब्रॉडन समझेंगे कि ये दो प्रोग्राम से हम इकोनॉमिक ग्रो और एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम से पे बेस हैं। ये प्रोग्राम्स हैं जो कि एंटी टारगेट प्रोग्राम के अंदर आते हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, जिसमें कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है रूरल एरिया में, स्मॉल टाउन्स में। तो ये प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है। ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना है जो 2000 में चलाई गई थी इम्प्रूव करने के लिए सर्विस, जैसे प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, शेल्टर, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल और इलेक्ट्रिफिकेशंस, यानी ये इम्प्रूव करना स्टेट्स को, उनको सभी प्राइमरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना सेंटर को। ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, यानी क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना अर्बन में और रूरल्स में, कि वो अर्बन टाउन्स और रूरल्स में कि वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो गेट कर सकें। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट क्या है? ये मनरेगा और नरेगा दोनों ही कहते हैं इसको। जब गवर्नमेंट पहले नरेगा ही था, लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसने उसका नाम चेंज करा। ये 2005 में स्टार्ट हुई थी सितंबर में। 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, यानी 100 दिन का रोजगार। गांव में ये स्टार्ट हुआ था 200 डिस्ट्रिक्ट में। बाद में ये स्कीम बहुत एक्सटेंड हुई, मतलब एक्सटेंड हुई, फैली, एक्सटेंडेड हुई 600 डिस्ट्रिक्ट में। अब ये स्टार्टेड है, मतलब अभी चल रही है। और 1/3 ऑफ प्रपोज ऑफ जॉब रिजर्व फॉर वुमेंस के लिए, 1/3 जो है वुमेंस के लिए ये जॉब इसमें रिजर्व है। और मेन जो है ये 100 दिन की गारंटी एक्ट देता है। तो ये इस टाइप के प्रोग्राम हैं स्टूडेंट, जो कि किस में आते हैं? ये आते हैं जो टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं, यानी जिनका इकोनॉमिक ग्रो नहीं हो पाया है, जिन सोशल ग्रुप का या वल्नरेबल ग्रुप का, उन लोगों को उनको फैसिलिटीज़ देना। नेक्स्ट है पोअरेस्ट ऑफ पुअर क्या होते हैं, यानी वुमेन, चाइल्ड, ये एल्डर, यानी पुअर फैमिली तो है, लेकिन उसके अंदर भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है? वुमेन्स पे, चिल्ड्रंस पे और एल्डर्स पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो इतने मतलब मजबूर होते हैं कि वो चाह के भी अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं। तो ये पुअरेस्ट पुअर बोला है कि यानी गरीब में भी किस पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है? बिकॉज दे आर सिस्टमेटिकली डिनाइड इक्वल एसेस टू रिसोर्सेज अवेलेबल टू द फैमिली, क्योंकि फैमिली में इनको इक्वल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। जैसे वुमेन को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है, या बच्चे हैं वो अपनी हेल्प नहीं कर सकते हैं, जैसे कि गरीबी है तो वो खुद कमाने तो जाएंगे नहीं, एल्डर हैं वो नहीं कमा सकते हैं, तो उन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11, वही रूरल गारंटी एक्ट किसे कहते हैं, जो कि अभी आप ऊपर प्रोग्राम में समझ चुके हैं। तो इसको और डिटेल में आप रीडिंग करेंगे तो आपको इसमें समझ आ जाएगा। और इसी के साथ जो ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो ख़त्म हो गए। ये जो लास्ट क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, वैसे कर चुके हैं गारंटी एक्ट वाला, इसको आपको लर्न करना है। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।